नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान के पेशावर में अब तक का सबसे क्रूर आतंकी हमला, 124 स्कूली छात्रों समेत 126 की हत्या। तहरीक तालिबान ने ली जिम्मेदारी, भारत समेत दुनिया भर में निंदा। कोयला खदान आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान दर्ज करने का निर्देश, हिंडाल्को मामले में क्लोजर रिपोर्ट खारिज। अदालत ने सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। राज्यसभा में अवरोध से मंगलवार को भी नहीं हो सका कामकाज। बीमा संशोधन और कोयला खदान जैसे विधेयकों के अटकने की आशंका, प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष। आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत में सक्रिय नहीं, लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा आईएस को रोकने में अल्पसंख्यकों की बड़ी भूमिका। और शेयर बाजार में साल की सबसे बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 538 अंक और निफ्टी 152 अंक टूटा। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 13 महीने के निचले स्तर पर। शुरुआत पहली खबर के साथ। बड़ी खबर है पाकिस्तान से, जहां पेशावर में आतंकवादियों ने अब तक के सबसे क्रूर हमले को अंजाम दिया। इसमें 24 स्कूली बच्चों समेत 126 लोग मारे गए हैं। हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने ली है। बर्बर हमले के बाद पाकिस्तानी सरकार ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पेशावर के इस आर्मी स्कूल में सुबह सुबह जब छात्र अपनी पढ़ाई में मसरूफ थे, ठीक उसी वक्त काली वर्दी में घुसे कुछ आतंकियों ने वहां फायरिंग शुरू कर दी। स्कूल में उस वक्त करीब 500 से ज्यादा बच्चे और टीचर मौजूद थे। अचानक हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई और जो लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे, उन्होंने वहां का हाल कुछ यूं बयां किया। जैसे हमने देखा वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो गई, हम वहाँ से भाग गए, अपने अपने क्लास में गए। और यहाँ 9-10 की जो है कोई पार्टी वगैरह हो रही थी अंदर, तो क्लासों में बच्चे कम थे, ऊपर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर थे, वो बैठे हुए थे। तो 6-7 बंदे थे, हमने देख लिया, वहाँ से भाग गए और वो एक एक क्लास में जा रहे थे और बच्चों को मार रहे थे। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 8 से 10 आतंकी शरीक थे और उन्हें बंधकों को छुड़ाने के लिए घंटों ऑपरेशन चलाना पड़ा। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरने के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों को घेरने की कोशिश की। कुछ बच्चों को सही सलामत निकालने में सेना कामयाब भी रही, फिर भी बड़ी तादाद में बच्चों की जान गई। भारत और यूनिसेफ से लेकर दुनिया भर ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। पाकिस्तान के दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इसे बर्बर हमला करार दिया। हम समझते हैं कि यकीनन कौम इस वक्त एक गम के आलम में है और इसके लिए हमने भी ये फैसला किया है कि 3 दिन जो है वो यौम सोग मनाया जाएगा इस अंदोनाक वाक़े पे। कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती इस तरह की चीज़ की, और मेरे साथ सारी कौम खड़ी है इसकी सख्त मजम्मत करने के लिए कि ये इंतहा है कि एक स्कूल में इस तरह बच्चों को मारा गया। इसकी हम बयान नहीं कर सकते कि कितना कोई नीचा गिर सकता है ऐसा करके। No words will capture the feeling of deep revulsion and horror we feel about the terror attack against innocent children of the Army Public School in Peshawar. आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि ये सेना के अभियान का जवाब है। पाकिस्तान सरकार ने इसी साल जून में तालिबान के खिलाफ ज़र्बे अज़्ब ऑपरेशन चलाया था। इसमें 1300 से ज्यादा तालिबानी मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। सुशांत सरीन, ये बताइए कि अभी नवाज शरीफ को हमने कहते हुए सुना कि 3 दिन का यौम सोग मनाया जाएगा, यानी शोक मनाया जाएगा। पाकिस्तान एक ऐसे दौर में फिलहाल दाखिल हो चुका है इस घटना के साथ साथ, जहां क्या आपको ये लगता है कि वाकई एक तरह की कन्वेंशनल ना सही तो अनकन्वेंशनल वॉर में दाखिल हो चुका है तालिबान वर्सेस पाकिस्तान? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा हुआ है। देखिए, इस हादसे की जितनी निंदा की जाए, जितनी भत्सना की जाए, उतनी कम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है,
उनके खिलाफ तो वो जंग में पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ उन्हीं के जो आइडियोलॉजिकल गुरु हैं, जो अफगान तालिबान हैं, मुल्ला उमर और उनके साथी, उनको अपना संरक्षण भी दिया हुआ है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है या उनको एक रोल देने की कोशिश की जा रही है अफगानिस्तान में। पिछले 13 साल से जब से अमरीकी और बाकी सैनिक तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो पाकिस्तान ने इनको समर्थन दिया, संरक्षण दिया। अब वो उनको वापस वहां पर काबिज करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में एक चीज चाहते हैं, अपने यहां दूसरी चीज चाहते हैं। ये खिचड़ी पकेगी नहीं और ये बात इनको शायद समझ नहीं आ रही, आएगी भी नहीं, क्योंकि ये मेरे ख्याल इतनी आगे निकल चुके हैं इस राह पर कि इस सारे चीज को वापस मोड़ना मेरे ख्याल अब असंभव होते जा रहा है पाकिस्तान के लिए। सुशांत सरीन जी, अभी भी मौका है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत अहम बात आप करें, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी, भारत भी देख रहा है कि पाकिस्तानी सरकार ये कह रही है कि वो तालिबान से लड़ रही है, आतंकवाद से लड़ रही है, और ख़ुद हम जानते हैं कि सेना ने कुछ ठिकानों पर हमला भी किया। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि जो तालिबान के पाकिस्तान के चीफ हैं उनको अफगानिस्तान से पकड़कर अमेरिका ने पाकिस्तान को सौंपा है। इन सब खबरों के बीच बात ये हो रही है कि ये जो हमला किया गया है ये सेना से बदला लेने के लिए किया गया है। तो आप जो बात कह रहे हैं वो वाकई कह रहे हैं कि जो आपसी सांठगांठ चल रही है तालिबान और पाकिस्तानी सरकार की, लेकिन इस बीच एक धड़ा ऐसा भी है जिसके खिलाफ पाकिस्तानी सरकार लड़ रही है। देखिए, मुद्दा ये है कि क्या पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ लड़ रही है या आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है, या एक तालिबान के गुट के खिलाफ लड़ रही है। जब वो वजीरिस्तान में ऑपरेशन कर रही है जिसका वो ढिंडोरा सारी दुनिया में पीट रही है और मेरी नज़र से दुनिया की आंख में धूल झोंक रही है, तभी लाहौर में हाफिज सईद जैसा एक आतंकवादी नेता दनदनाता हुआ घूमता है, जिसको सरकारी सपोर्ट है, जिसको सारा फैसिलिटेशन मिलता है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन वाज़े तौर पर हमारे सामने उभर करके आ रही है। देखिए, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान की सरकार अब सारे आतंकवाद को एक ही तरीके से तोले और उसके खिलाफ जंग में पड़े, लेकिन उसका पता आपको आज रात या कल सुबह तक लग जाएगा। वो ऐसे कि पाकिस्तान के टेलीविजन नेटवर्क्स पे और कल सुबह जो अखबार छपेंगे उसमें नैरेटिव क्या बनेगा जो आज हादसा हुआ है। क्या वो नैरेटिव ये होगा कि वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज रची जाएंगी कि ये भारत ने करवाया, अफगानियों ने करवाया, अमेरिका ने करवाया, मंगल ग्रह से कोई आदमी आया उसने करवाया, या क्या इस तरह के षड्यंत्र थियरीज रची जाएंगी? तो फिर तो उसका मतलब यह है कि कोई बदलाव नहीं आएगा पाकिस्तान की नीति में भी और नीयत में भी। अगर यह हुआ कि आज जो और कल जो नैरेटिव बनेगा वो ये है कि वो पाकिस्तान अपनी इंट्रोस्पेक्शन करे, ये देखे कि हमने कहां कहां पर हमारी पॉलिसी की गलतियां हुई, हमने कहां कहां पर दोहरे मापदंड इस्तेमाल किए, कहां कहां पर हमने डबल गेम खेली। अगर ये नैरेटिव बना तो फिर शायद उम्मीद हो सकती है कि वो आतंकवाद के खिलाफ सच्ची तरीके से लड़ाई लड़ेगा। लेकिन सुशांत सरीन जी, अदरवाइज मैं नहीं मानता कि ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि सांठगांठ है, जो बात सही है, हमने खुद देखा है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से आतंकवादियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी हुआ है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से एक फायदा हासिल करने के लिए अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान ने सब कुछ किया। लेकिन क्या आप आज के दिन पाकिस्तानी सरकार को क्या एक विक्टिम मानने को तैयार नहीं है कि वाकई जो भी गलतियां उन्होंने की होंगी, लेकिन आज के दिन जो तालिबान की बंदूक का मुंह है, जो उनकी तोप का मुंह है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ है? क्या आप ये मानने को तैयार नहीं है? उनमें से कुछ गिरोहों का है, कुछ गुटों का है। देखिए, मैंने जो आपको अपना पोजीशन पेश किया उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नहीं नजर आती, क्योंकि इस तरह की डिवाइड एंड रूल और डिस्टिंक्शन जो है पाकिस्तान शुरू दिन से करते आ रहा है। जब कश्मीर में कोट एंड कोट जिहाद चल रहा था तो वो पहले एक गुट को खड़ा करते थे, फिर जब वो बहुत बड़ा हो जाता था फिर उसको तोड़ते थे और किसी दूसरे गुट को खड़ा करते थे। पहले JKLF था, फिर हिजबुल मुजाहिदीन आया, फिर हिजबुल मुजाहिदीन को भी तोड़ा, फिर उसके बहुत सारे धड़े बनवाए। वही चीज तालिबान के साथ भी हुई। अभी जो जंग वो लड़ रहे हैं वो तालिबान के एक सेक्शन के साथ लड़ रहे हैं, सारी तालिबान जो कॉन्ग्लोमरेट है उसके साथ नहीं लड़ रहे। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुल्ला उमर को स्टेक होल्डर बनाना चाहिए अफगानिस्तान में, उनको शेयर मिलना चाहिए पावर का,
शायद उनको पावर ही मिल जानी चाहिए अफगानिस्तान में। एक तरफ तो ये कोशिश है, दूसरी तरफ उन्हीं के जो भाई बंधु पाकिस्तान में लड़ाई लड़ रहे हैं उनके खिलाफ आप ऑपरेशन कर रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क को आपने पहले भगा दिया, वहां पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो बिल्कुल महफूज है दूसरी जगहों पे। तो ये एक साफ तौर से कॉन्ट्रडिक्शन उभर करके आ रही है। जैश ए मोहम्मद हो या बलोचिस्तान में, क्योंकि आप बलोच अलगाववादियों को क्रश करना चाहते हैं तो आपने टेररिस्ट को स्पॉन्सर किया हुआ है वहां पर। ये समय नहीं आ गया है जब ये भी देखना होगा, आप ये कह रहे हैं कि एक धड़ा उनके खिलाफ हो सकता है, लेकिन क्या ये समय नहीं आ गया है जब ये भी देखना होगा कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस तालिबान जो अफगानिस्तान में है उसके अंदर है, जो एक इंटरनेशनल स्तर पर लड़ना चाहता है उसके अंदर है, और जो पाकिस्तान का अपना जो एक अपना चैप्टर है तालिबान का, हो सकता है वो उनसे अलग होकर काम करना चाहता हो और उसके खिलाफ जो है वो पाकिस्तानी सरकार कदम उठाते हुए कम से कम दिखना चाहती है। वहां फौजें भी उन्होंने भेजी हैं, वहां मौतें भी हुई हैं, ये भी देखा है हमने। नहीं, वो अपनी जगह वो बात ठीक है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ लोग लड़ाई कर रहे हैं वो गंदे लोग हैं तो उनके खिलाफ वो लड़ाई कर रहे हैं। और जैसे उनके जो एडवाइजर हैं फॉरेन अफेयर्स के सरताज अजीज, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला वो बेशर्मी से बात करी कि भाई देखिए जो लोग हमारे खिलाफ नहीं हैं उनसे हम क्यों पंगा लें, हमको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हक्कानी हो या लश्कर तैयबा हो या इस तरह के गुट हो, और जो बाकी हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। यही दो दोहरे मापदंड हैं कि लश्कर तैयबा को तो आप इस्तेमाल करेंगे भारत में भी और कुछ हद तक अफगानिस्तान में भी, तो इसलिए हाफिज सईद आपका चहीता रहेगा, मदर टेरेसा होगा वो आपके लिए। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो आपके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी जो मर्जी वजह हो वो आपको मान्य नहीं है। अगर समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो रहा है, लेकिन आखिरी सवाल मुझे आपसे जरूर पूछना होगा। एजेंडा नहीं है जी हाँ सुशांत सरीन जी, बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। आखिरी सवाल भारत के नजरिए से जरूर पूछना चाहूंगी, ये बताइए संक्षेप में कि फिलहाल जैसा भी पड़ोसी है, जाहिर है पाकिस्तान पड़ोसी है और जो भी कुछ होता है पाकिस्तान में उसकी आंच कहीं ना कहीं हमें जरूर आती है। क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जब वहां आतंकवाद इतना मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है कि अपनी मर्जी से जहां चाहे धड़ल्ले से हमला कर सकता है, जितने चाहे लोगों को जख्मी कर सकता है, मार सकता है, ऐसे में भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है और किस तरह की सतर्कता? देखिए हमारे को सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे पाकिस्तान में आतंकवाद हो या पूरी तरीके से खत्म हो जाए। एक जमाना वो था कि पाकिस्तान में इस तरह का आतंकवाद नहीं था, लेकिन हमारे को तब भी पाकिस्तान से खतरा रहता था। अगर पाकिस्तान में कल को आतंकवाद खत्म हो गया तो हमारे को फिर भी पाकिस्तान से खतरा रहेगा। हमारी पाकिस्तान से प्रॉब्लम आतंकवाद नहीं है, हमारी पाकिस्तान से प्रॉब्लम पाकिस्तान की नीयत और पाकिस्तान की नियति जो है वो है हमारी प्रॉब्लम। एक तो ये चीज हमारे को हरदम उस पर सचेत रहना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि ये जो ग्लोबल एस्पेक्ट है इस टेररिज्म का, जो एक नॉन स्टेट एक्टर्स इसको चलाते हैं, उसमें आप किसी एक सिरे को पकड़ के बात को अनरावल नहीं कर सकते, आपको तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। आईसिस भी एक फैक्टर है, कल को आईसिस खत्म हो गया कोई और इसी तरीके की तंजीम खड़ी होगी, तो वो एक ग्लोबल एस्पेक्ट है, उसको आपको दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन जो रीजनल एस्पेक्ट है, जो पाकिस्तान से हमारे ऊपर आतंकवाद थोपा जाता है, उसका इलाज कुछ और होगा। जी फिलहाल लेकिन अच्छी खबर यह है कि कम से कम होम मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह ने यह कह दिया है कि ISIS जो है, इस्लामिक स्टेट जो है, उसकी भारत में कोई प्रेजेंस, कोई उपस्थिति नहीं है। तो कम से कम अभी के लिए तो हम सुकून की सांस ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत सरीन साहब आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली के स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, इसका जायजा हमारी संवाददाता अनु दीवान ने लिया। पाकिस्तान के स्कूल में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के स्कूलों के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी के सरकारी स्कूल के बाहर हैं, जहां हम सुरक्षा लिहाज से सिर्फ इन सिक्योरिटी गार्ड्स को ही देख पा रहे हैं। इनके हाथ में सुरक्षा के लिहाज से सिर्फ एक पेन और एक पेपर ही है जो आते जाते लोगों का रिकॉर्ड तो रख रहा है, लेकिन CCTV कैमरा का कोई बंदोबस्त नहीं दिख रहा। स्कूल के गेट के बाहर किसी तरह का कोई CCTV कैमरा इंस्टॉल नहीं है, यानी कि कोई भी बच्चा चाहे तो कभी भी स्कूल के बाहर निकल जाए लेकिन किसी को मालूम नहीं चलेगा, और कभी भी कोई भी चाहे तो स्कूल के अंदर आ जाए तो उसका भी किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इस लिहाज से दिल्ली के सरकारी स्कूल सुरक्षा के मामले में बेहद पीछे हैं। कैमरा पर्सन नकुल के साथ अनु दीवान, राज्यसभा TV, दिल्ली। अगली खबर भी आतंक से ही जुड़ी हुई है। आतंकी संगठन ISIS भारत में सक्रिय नहीं है। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के अल्पसंख्यकों ने ISIS को रोकने में अहम भूमिका निभाई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आतंकी संगठन IS भारत तक अपना प्रसार करने में कामयाब नहीं हो पाया है। प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सांसद मुल्लापल्ली रामचंद्रन के सवाल पर लोकसभा में जवाब देते हुए ये बयान दिया है। I wish to know from the Honorable Home Minister what steps, effective steps have been taken by this government to check the threat of terrorism being posed by ISIS and Al-Qaeda. यह सच है, IS की गतिविधियों में हमारे भारत के भाग लेने वाले अथवा किसी न किसी सीमा तक संबंध रखने वाले नवयुवकों की संख्या हैंडफुल है, इसे मैं कह सकता हूं नेग्लिजिबल है। और यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि उनका IS और IS की गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट है। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों में अल्पसंख्यकों के बीच IS की कुछ पैठ जरूर है, मगर भारत के अल्पसंख्यकों ने खुद को इस संगठन से दूर रखा है। जो नवयुवक रेडिकलाइजेशन से प्रभावित होकर इन देशों में जाकर, चाहे सीरिया हो अथवा इराक हो, IS की गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं, उनको डिस्करेज करने का काम हमारे हिंदुस्तान की माइनॉरिटी कर रही है। सरकार का दावा है कि उसकी तरफ से IS जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े खतरों से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। केंद्रीय एजेंसियां भी राज्यों के साथ तालमेल में कोताही नहीं बरत रही हैं। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सेना की तैनाती और साइबर जगत में आतंकियों की सक्रियता खत्म करने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। श्याम सुंदर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कोयला खदान आवंटन मामले में विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने CBI से कहा कि वो मामले से जुड़े सभी अधिकारियों से भी पूछताछ करे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोल आवंटन मामले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला की कंपनी हिंडाल्को को दी गई क्लीन चिट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले की और जांच करने का भी आदेश दिया है और इस जांच पर CBI को 27 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी पूछताछ करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां फैसले का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस ने मनमोहन सिंह का बचाव किया है। प्रधानमंत्री रहते समय अगर स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह कोयला मंत्रालय देख रहे तो उनका बयान नोट किया जाए, ये सही लाइन की दिशा से काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं। निरंतर और लगातार ये बात कही है कि कोई व्यक्ति कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, कानून उससे ऊंचा है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव PC पारेख और दूसरे आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा था। दरअसल AV बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को को 2005 में ओडिशा में 2 कोयला खदानें दी गई थीं। तब मनमोहन सिंह ही कोयला मंत्रालय का कामकाज देख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एयरसेल मैक्सिस सौदे को मंजूरी पर CBI ने पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम से पूछताछ की है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी कि FIPB ने 2006 में 3500 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी थी। तब चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। CBI के सूत्रों के मुताबिक 600 करोड़ से बड़े सौदों की मंजूरी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से लेनी होती है। फिर FIPB ने इसे कैसे मंजूर किया? चिदम्बरम ने PTI को बताया कि CBI को उन्होंने वही बयान दिया जो कि पहले दे चुके हैं। वाशिंगटन की ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने 2012 में काले धन को लेकर भारत को तीसरे पायदान पर रखा है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में 6 लाख करोड़ रुपए देश से बाहर गया, जबकि पिछले एक दशक में काले धन के लिहाज से भारत चौथे स्थान पर है। 2003 से 12 के दौरान करीब 28 लाख करोड़ रुपए का काला धन भारत से बाहर गया है। विदेशों में जमा काला धन वापस लाने की कोशिशों के बीच शोध संस्था ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी यानी GFI ने काले धन से जुड़े ताज़ा अनुमान जारी किए हैं। रिपोर्ट में 2012 तक का आकलन किया गया है। इसके मुताबिक 2012 में ही भारत से 94.76 अरब डॉलर यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए की गैर कानूनी संपत्ति बाहर गई। गैर कानूनी राशि देश से बाहर भेजने के मामले में 249.57 अरब डॉलर के साथ चीन पहले नंबर पर और 122.86 अरब डॉलर के साथ रूस दूसरे नंबर पर है। 2012 के दौरान सभी विकासशील और उभरते देशों से अपराध, भ्रष्टाचार और कर चोरी का कुल 991.2 अरब डॉलर धन बाहर भेजा गया।
इसमें भारत से भेजे गए काले धन का हिस्सा करीब 10% रहा। शोध संस्था के अनुमान के मुताबिक पिछले 1 दशक में काला धन बाहर जाने के लिहाज से भारत चौथे स्थान पर है। 2003 से 2012 के दौरान भारत से करीब 28 लाख करोड़ रुपए अवैध धन बाहर ले जाया गया। इस दौरान सबसे ज्यादा 1250 अरब डॉलर काला धन चीन से बाहर गया। इस मामले में रूस दूसरे और मैक्सिको तीसरे नंबर पर रहा। GFI के मुताबिक इन 10 सालों में भारत से हर साल औसतन 43.96 अरब डॉलर का काला धन बाहर गया। काले धन के मामले पर देश में गंभीर राजनीतिक बहस हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि सरकार के पास ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है जिससे ये पता चल सके कि देश विदेश में लोगों ने कितना गैरकानूनी धन जमा कर रखा है। हाल ही में SIT ने HSBC की जिनेवा शाखा में कुछ भारतीय खाताधारकों के खातों में 4,479 करोड़ रुपए जमा होने का पता लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शेयर बाजार में आज इस साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 538 अंक गिरकर 27,000 अंक से नीचे चला गया। निफ्टी भी 152 अंक टूटा। जानकारों के अनुसार दुनिया के बाजारों में आ रही मंदी इस गिरावट की बड़ी वजह है। यही नहीं, बाजार के इस रुख का असर रुपए के मूल्य पर भी देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 13 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ खुले और अंत तक संभल नहीं पाए। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 538.12 अंक गिरकर 26,781.44 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 152 अंक गिरकर 8,067.60 अंक पर पहुंच गया। लगभग सभी सेक्टर के शेयर घाटे के साथ बंद हुए। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की कई वजहें रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत $59 प्रति बैरल से नीचे चली गई। 2009 के बाद कच्चे तेल की कीमत में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है। इससे आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने की आशंका बढ़ गई है। सेंसेक्स के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़े व्यापार घाटे से भी जूझ रही है और उधर डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत भी अर्थशास्त्रियों को चिंता में डाल रही है। मंगलवार को $1 की कीमत ₹63.53 पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।